बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहसीलदार पेपर प्रिपरेशन 4 पेपर्स पिछली वीडियो में बता दिए गए हैं। चारों का सिलेबस भी डिस्कस हो चुका है। उस सिलेबस को कहां कहां से प्रिपेयर करना है वो बात भी हो चुकी है। आज हम इंग्लिश को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आप हमारा बैकएंड का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी सपोर्ट भी लेना चाहते हैं, रेगुलर सपोर्ट, वो तकरीबन 1-2 महीने तक चलेगी, फिर मटेरियल भी हम आपको देंगे और इस तरह रेगुलर लेक्चर सीरीज भी चल रहे हैं, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर लेक्चर। तो आपने इंग्लिश के इस पेपर को पास करना है। तकरीबन 27 तारीख के आगे पीछे आपको एक पेपर सेंड होगा। उस पेपर को आपने सॉल्व करना है और पीडीएफ बना के हमें आपने भेजना है। तो बताया गया था कि एक सब्जेक्ट हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, आपको पूरा चांस देंगे। उसको आपने प्रिपेयर करने के बाद एक टेस्ट देना है। जो टेस्ट पास करेगा वो हमारे बैच में शामिल होगा। एक्चुअली हम आपको मेहनत करवाना चाहते हैं, ये नहीं कि ये फाइल ले लें, वो फाइल ले लें, ये लिंक ले लें, वो लिंक ले लें। जेन्युइनली सारी चीज़ों को हम प्रिपेयर करके आप तक लेके आ रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप भी इसको प्रिपेयर करें। तो इंग्लिश का जो पेपर है उसका जो कंटेंट है या फिर उसका जो सिलेबस है, पहली चीज उसमें होगी इंग्लिश एसे। तो ये कल के लेक्चर में सारा कुछ ऑलरेडी क्लियर है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख लें, कल वाला लेक्चर मौजूद होगा या फिर प्लेलिस्ट साइट पे चल रही होगी, उसको भी आप देख लें, वहां पे भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश एसे, प्रेसी, इडियम्स, ट्रांसलेशन, करेक्शन, अगर कहीं से कोई 10 नंबर बच गए, यानी इंग्लिश एसे जो है ये 30 से 45 या 50 तक आ सकता है। तो अगर तो 30 का आ गया तो जाहिर है फिर कुछ नंबर बच जाएंगे। इसको 25 का कर लें, इसको 15 का कर लें, ट्रांसलेशन को भी 15 का कर लें, करेक्शन 10 नंबर की कर लें। तो इस लिहाज से कुछ 10 नंबर बच जाएंगे, तो वो फिर लेटर एप्लीकेशन आ सकती है। अगर यही उसने 45 या 40 का या 50 का दे दिया तो फिर ये चीजें यहां तक मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर के पास मार्जिन है, वो थोड़ा सा अप डाउन कर सकता है। लिहाजा हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन यानी इंग्लिश एसे को डील करना है आज के लेक्चर में। पहली बात तो ये है कि आपने एंड तक इस लेक्चर को लाजमी देखना है, क्योंकि इंग्लिश एसे इंग्लिश के इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह आपको एसे लिखने के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिल जाएगी। बाकी चीजें कुछ मटेरियल भी मिल जाता है, कुछ और भी बंदा खुद भी स्टडी करता है। बनी बनाई खीर जो है ना उसकी तरफ ना जाया करें, मेहनत करने की कोशिश करें, मेहनत करने की आदत डाल लें, खुद आप मेहनत किया करें। ठीक है, तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है इंग्लिश एसे। इंग्लिश एसे है, जब एसे का लफ्ज आता है तो एक बात तो यकीनन आपके माइंड में आती होगी कि ये कोई लंबी चीज है, कोई ज्यादा लिखने वाली चीज है। ठीक है, ये कोई डिस्क्रिप्टिव चीज है, कोई एक सफे पे खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो यहां से ही आपने आइडिया लगा लेना है कि ऐसे जो है इससे पहले आपको कम से कम अपने आइडियाज पे वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भी जो बड़े जोर से इल्म आ रहा होता है वो जी आधे सफे पे जो खत्म हो जाता है। हम अक्सर पेपर देने जाते हैं ना, तो हम ऐसे पेपर उठाते हैं, पहला दूसरा तीसरा देखते हैं और फिर देखते हैं अच्छा ये हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। पूरे पेपर को हम देखते हैं तसल्ली से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पहला पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बस यही करना है उनको ना, बड़े जोर से इल्म उतर रहा होता है, नाज़िल हो रहा होता है, बस एक सफे पे खत्म हो जाता है। आपने उस इल्म की तरफ नहीं जाना, आपने तसल्ली और तहम्मुल वाला इल्म हासिल करना है। ठीक है, और भाग दौड़ से ज्यादा तहम्मुल के साथ पेटेंट वर्क और मजबूत जो इरादों वाला और मजबूत कॉन्सेप्ट वाला इल्म जो है ना उसकी तरफ भागना होता है। ऐसे ही 2 पैराग्राफ इधर से रट लिए, 2 किसी अखबार से रट लिए, 2 किसी ने जनाब चैनल पे लगा दे वहां से रट लिए, और चारों मिला के आप एग्जामिनर को इतना जो है वो बच्चा ना समझें। उसको पता चल जाता है कि कौन सी ओरिजिनल इंग्लिश है और कौन सी आपके जो है आपके लेवल की या आपके गले मोहल्ले की। जिस तरह मेड इन जड़ा वाला या मेड इन चुमरा जो इंग्लिश है या मेड इन फैसलाबाद इंग्लिश जो है, तो उसका उसको पता चल जाता है कि ये तो इसने उठा लिया जी अखबार से, फलां 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 फलां, बड़ा अच्छा लग रहा है, दूसरे से इसको इट इज से आगे कुछ आ ही नहीं रहा। तो आपने तसल्ली से खुद अपनी
इंग्लिश के बेसिक रूल्स को पहले सीखना होता है, उसके बाद आपने राइटिंग स्टार्ट करनी होती, ठीक है। तो बेसिक रूल्स का अगर आपको टेंसेस का नहीं आइडिया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेंसेस की भी एक वीडियो होगी, या जहां से मर्जी आप टेंसेस पढ़ ले, लेकिन आपके फिक्रे में जान हो। ये नहीं कि आप उसको पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने की बात करना चाह रहे हैं और आपको बात ही नहीं करनी आ रही, आपका ग्रामेटिकल एरर्स आई जा रहे हैं, तो अगला बंदा आपको माफ नहीं करेगा। याद रखें, ऐसे तक पहुंचने से पहले आपने दो चीजों को सबसे ज्यादा इंप्रूव करना है। एक, अपने आइडियाज के कनेक्शन को इंप्रूव करना है कि तकरीर आपने कहीं से शुरू की थी और एंड पे आप कुछ और कह के चले गए, इस तरह ना हो। दूसरी चीज, अपने ग्रामर की एरर से बचना है। ये दो आपके बिल्कुल बोल्ड पॉइंट्स हैं। अगर आपने स्टार्ट किया जी मैं करप्शन से स्टार्ट किया, एंड आप एजुकेशन के मसले पे निकल गए, आपको तो चलो नहीं पता चला कि आप किधर जा रहे हैं, एग्जामिनर को पता चल जाना कि आप किधर जा रहे हैं, लिहाजा फिर वो क्या कहते हैं भाई आपने इधर जाना था ना, आप इधर चलेंगे, अब आप घर चलेंगे, अगले साल आए, ठीक है। तो एक तो आपने कोहेरेंस ऑफ आइडियाज पे वर्क करना है कि जो बात आपने स्टार्ट की है एंड तक वही चलती रहे। तो ये कैसे होगा, हर टॉपिक के रेलिवेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल पढ़ें। सबसे पहली चीज जो ऐसे में आपको कामयाब करती वो होती है रीडिंग, गल्ला बाता नहीं, रीडिंग करनी होती है आपने। करप्शन आप पाकिस्तान में खत्म करना चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट का मसला खत्म करना, ये ऐसे के टॉपिक्स में आप चलें, हॉट टॉपिक्स भी हम काउंट कर लेते हैं। एनवायरनमेंट पे ऐसे आ सकता है, करप्शन पे ऐसे आ सकता है, डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आ सकता है, इकोनॉमी के ऊपर ऐसे आ सकता है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर इश्यूज हैं इनके ऊपर ऐसे आ सकता है, टेररिज्म के ऊपर आ सकता है। आजकल चलें, अब कोरोना तो गुजर गया है, उसके बाद जो इकोनॉमी बूस्ट अप हुई है उसको उसमें कुछ मसाइल हैं अभी भी, तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। या फिर ग्लोबलाइजेशन भी एक पर्सपेक्टिव है, उसमें भी ऐसे आ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल प्ले कर रहा है, इस तरह के ऐसे। फिर आप टॉप जो हॉट टॉपिक्स होते हैं आप नेट पे भी सर्च करेंगे या किसी भी सीनियर की वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये मैक्सिमम को 15-20 टॉपिक्स होते हैं, और अगर इनको एरियाज समझे तो 4-5 एरियाज होते हैं। एजुकेशन है, इकोनॉमी है, डेमोक्रेसी है, एनवायरनमेंट है, करप्शन है, और उसके अलावा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के 2-3 ले लें, ठीक है। इसके अलावा लिटरेरी ऐसे होते हैं कि आपको स्टेटमेंट दी, आपने उसको एक्सप्रेस करना होता है। तो ये इन चीजों को थोड़ा सा आप सब टॉपिक्स में ले जाएं तो 15-20 से ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, ऐसे इन पे ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करके आएगा। डायरेक्शन चेंज वो फिर रट्टे वाला तो फारिग है, ठीक है, रट्टा वगैरह नहीं लगना। ऐसे में याद रखें, पहला ही क्वेश्चन काम करने वाला है, पहला ही क्वेश्चन मेहनत करने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने। मेरा ये 5 मिनट आपके लेने का यही मकसद है कि आपने इसको पकी पकाई खीर नहीं तस्वर करना है कि जी मैंने जो बातें करनी है वही आपने लिख के आ जानी है, इस तरह नहीं होता। कभी भी किसी टीचर की या किसी सीनियर की क्लास लेने से पहले ये समझें कि उसने भी तो 4 धक्के खाए ही है ना, वो कामयाब हुआ है या नहीं हुआ ये बाद की कहानी है। आपके सामने अगर वो बात कर रहा है तो ये मुझे भी तो किसी ने ये बात बताई होगी, मैंने भी तो कहीं से सीखी होगी, मैंने भी तो 4 धक्के खाए होंगे ना। तो आपको पकी पकाई खीर मैं क्यों दूंगा, आपसे मेहनत करवाएंगे, ठीक है। और बनी बनाई चीज हम इंशाल्लाह आपको देकर, वो जिस तरह कहते हैं हाउ टू फिश वाला, हम आपको हाउ टू फिश सिखाएंगे, वी विल नॉट गिव यू अ फिश। वो मुहावरा सुना होगा कि एक टाइम का खाना देना तो किसी को फिश दे दें, अगर आपने सारी जिंदगी उसको खाना देना है तो आप उसको फिशिंग सिखा दें, भाई मछली पकड़नी कैसे, तो वी विल डू दैट, ठीक है। तो जी ये हॉट टॉपिक्स भी हमने देख लिया और मैंने सबसे बड़ा आइडिया भी आपको दे दिया कि आपने ऐसे लिखने से पहले आपने रीडिंग करनी होती है, ठीक है। अब आपने रीडिंग, जाहिर आपने 14-16 साल रीडिंग की हुई है और डिफरेंट आइडियाज आपके माइंड में भी हैं, अब उनको आपने जोड़ना है। सबसे पहला काम आपने आइडियाज की कोहेरेंस कायम करनी, तो वो कब होगी, बार बार लिखेंगे तो होगी। दूसरी चीज आपने ग्रामर की एरर से अपने आप को पाक करना है। ये 2 काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे आपका दौड़ेगा। तो जी बात स्टार्ट करते हैं, ऐसे के कंपोनेंट कितने होते हैं। अब यहाँ पे आपने मिक्सअप नहीं करना है कि जी सीएसएस और पीएमएस का ऐसे तो 100 नंबर का होता है, तो ये को 30-40 का 50 का ऐसे आने लगा है, इसमें और उसमें क्या फर्क है। बुनियादी तौर पे कोई फर्क नहीं है, लिखने में कोई फर्क नहीं है। जितनी अच्छी ग्रामर उसमें चाहिए उतनी अच्छी ग्रामर इसमें चाहिए, जितने अच्छे आर्गुमेंट उसमें चाहिए उतने ही अच्छे आर्गुमेंट इसमें चाहिए, जितनी ग्रिप ऑफ आइडियाज, ग्रिप ऑफ कंटेंट, ग्रिप ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स उसमें चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा इसमें चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पास बोलने का थोड़ा टाइम है,
थोड़े मतलब मैक्सिमम यह कि आप 500 वर्ड से 700 अगर वो 30 नंबर का देगा मैक्सिमम लगा लें, 1000 से ऊपर नहीं आप जाएंगे। तो 1000 वर्ड्स क्या होते हैं, 4 सफे में 1000 वर्ड पूरे हो जाते हैं। तो 4 सफे में अगर वो पाकिस्तान पे करप्शन है, इसकी रीजंस भी बताएं, इसके असरात भी बताएं और इससे निकलने का रास्ता भी बताएं। 3 चीजें वो आपसे पूछ लेता। तो आप मुझे बताइए वो गंजी नहाएगी की तो निचोड़ेगी की? कितना का आपके पास टाइम है और कितने का आपके पास पेजेस हैं या कितना का आपके पास एरिया है जिसमें मतलब जाहिर है 30-40 का आपने जो है वो लिखना है। इसके बाद बाकी भी तो सवाल पूरे करने हैं ना। तो आपके पास 45 मिनट से ज्यादा 50 मिनट से ज्यादा टाइम इसके लिए नहीं है। ठीक है, ये इतने का ही क्वेश्चन है। अगर 50 का भी आ जाए तो आप 1 घंटा 10 मिनट से ऊपर ना जाएं। बाकी पेपर भी तो करना है। प्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इडियम्स 15 में से 15 भी आ सकते हैं, ट्रांसलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, करेक्शन पूरे नंबर भी आ सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन में से भी एक आध ही कटना चाहिए। तो असल इसके बाद ये तो आपका नॉलेज का या समझ लें कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन को उसने 2 क्वेश्चन में टेस्ट कर लिया ना। उसके बाद ये नंबर गेम यहां पे स्टार्ट हो रही है। समझ आई बात? ये नहीं कि आप ऐसे आपने 1.5-2 घंटे में कर दिया और उसके बाद इसको थोड़ा सा रगड़ा लगाया और बाकी ये तो बुझाते ही नहीं थे। इनको भी आपने तैयार करना है। ठीक है, पूरा पेपर आपने पास करना है। ये कोई स्वाब का काम नहीं कि ऐसे आप अच्छा लिख लें बाकी छोड़ के आ जाए तो वो आपको पास कर देगा। आपने सारी चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम को डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि आपको अच्छा ऐसे आता है तो 7 सफे ऐसे दे लिख दो बाकी छोड़े अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह है। आपने नाप तोल के चलना होता है। एग्जाम का मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता, आपके पास जो कुछ है उसका बेस्ट दिए गए टाइम के अंदर दिए गए फॉर्मेट के अंदर बेस्ट प्रेजेंटेशन में आपने देखे आना। ये आपका एग्जाम होता है। ये नहीं कि आप जहां से जो दिल करता है बोल लें और जो उसने पूछा वो उसको छोड़ दें। सही? तो ये 500 से 700 वर्ड या मैक्सिमम को 800 900 1000 से आप ऊपर ना जाइएगा। तो ये इतना लंबा ऐसे नहीं है कि आप 3 घंटे बैठे रहेंगे सीएसएस के ऐसे की तरह और उसके बाद आप जितनी दिल करता है गपशप लगा के, वहां तो 3000 वर्ड्स होते हैं। तो यहां को 1000 से ऊपर गेम नहीं जाएगी। लिहाजा यहां पे ज्यादा खालिस रहना पड़ेगा। बाकी बुनियादी चीजें वही हैं जो कवानीन और जवाबित उसमें हैं, वही इस ऐसे में है। बस इसकी लेंथ कम है, लिहाजा आपको आइडियाज को ज्यादा प्योरीफाई करके ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जी सबसे पहले कहते हैं हम आउटलाइन होनी चाहिए। आउटलाइन तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपकी आउटलाइन जो है ना 20 नंबर के सवाल में भी आप एंड पे रफ पे बना के रखें। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, 2-4 मिनट में आउटलाइन बन जाती है। सारे क्वेश्चन की बनाएं, फिर देखें कौन सा क्वेश्चन ज्यादा अच्छा आ रहा है उसको आप करें। आउटलाइन के बाद क्या होता है, आउटलाइन आपने कर दिए, उसके बाद आपने इसमें नंबर 2 पे होता है इंट्रोडक्शन। किसी भी 20 नंबर के सवाल में भी जब भी आपने कहीं पे लिखना है, चले ये तो ऐसे का पेपर है, कोई आप और भी कल को कोई सीएसएस पीएमएस का पेपर दे तो हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोशिश करें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लाजमी लिखें। सवाल की सेंस बन जाती है, इससे सवाल की खूबसूरती बढ़ जाती। तो खूबसूरती के तो नंबर हैं, अच्छी बात अच्छे अंदाज में करनी है, तो ये अच्छे अंदाज की पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपने अपने आर्गुमेंट्स, तीसरे नंबर पे होती है बॉडी, नंबर 4 पे आप देख लीजिए कंक्लूजन। लो जी, ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं एसए के। समझने के बाद चलें सीएसएस और पीएमएस एसए में यहां पे कहीं थीसिस स्टेटमेंट भी डाल देते हैं। इसमें अगर आप लिख सकते हैं तो लिखते हैं, अदरवाइज ये उतने अच्छे फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादातर कोशिश करें मैसेज डिलीवर करने की, क्योंकि टाइम थोड़ा है, उसको भी पता है सारी चीजों का। एग्जामिनर ने पेपर बनाया हुआ और जब पेपर सेटर ने जब वो एग्जामिनर के पास जाता है तो उसको भी पता होता है कि यार इतने क्वेश्चन हैं और इसका लेवल क्या है, और उस हिसाब से वो चीजों को डील करता है। इतनी थोड़ी बहुत जो है ना वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी। यानी कि उसी फॉर्मेट पे 300 नंबर 3 घंटे का जो पेपर होता है 3000 वर्ड्स का, उसी फॉर्मेट में इसको लेके जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, दिमाग में इतना सा सोच के रखें। तो जी बात स्टार्ट करते हैं, आउटलाइन क्या होती है। ये मेरे सामने ना एक ऐसे पड़ा है,
चलो करप्शन ही खत्म होती हमारी तो करप्शन ही है। अच्छा, अगर आपको नजर आ जाए, ये देखें जरा, ये उसने इतना सा जो 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने कहा था ना कि लिखना लाजमी है, बेशक उतने अच्छे फॉर्मेट में ना लिखें, लेकिन आप इतना 2 लाइनों का ना दें, इसको 7-8 लाइनों तक ले जाएं। इसमें आपने क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, उसके बाद बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं, कंक्लूजन में क्या आना है। आउटलाइन तो आपको पता है कि जी जो जो पॉइंट्स हैं, करप्शन पाकिस्तान में क्या कर रही है, क्या क्या इसके असरात हैं, एक एक इसका इफेक्ट लिखना स्टार्ट कर दें, उसके बाद एक एक इफेक्ट को आप उसके बाद एक एक सोल्यूशन को बयान करना स्टार्ट कर दें। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जी हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इलिटरेसी है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, चलें जी 3 मेजर डाल दें, इस वजह से करप्शन है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर अच्छा नहीं है, इस वजह से भी करप्शन। चलें जी आपने 4 रीजंस डाल दी, इनके बाद आपने 3-4 इफेक्ट डाल दें। इफेक्ट क्या है जी, इस वजह से जो लॉलेसनेस मजीद बढ़ रही है, मेरिट जो है वो नजर कहीं नहीं आ रहा, तो जो प्रोग्रेस है कंट्री की या फिर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है या गुड गवर्नेंस है, वो डाउन जा रही है। तो इफेक्ट हो गए 2-3। सोल्यूशन क्या है? अब जो जो आपकी काजेज थी, याद रखें ये पॉइंट है, जो जो आपकी काजेज थी सॉरी, जो जो आपकी काजेज थी उनको सॉल्व करें, सोल्यूशन हो गए। सबसे पहला क्या था, हमारे यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर ठीक नहीं है, उसको ठीक किया जाए। दूसरा, इलिटरेसी है, लोगों को सही चीजों का पता ही नहीं होता, वो जायज काम के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं, वो काम जो वैसे ही हो जाना उसके लिए पैसे दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ और जो भी इसके गुर्बत भी है, जाहिर है थोड़ी थोड़ी सैलरीज होती हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन की, या फिर किसी और जगह पे भी देख लें तो जाहिर है फिर इस किस्म के रास्ते तो तलाश किए जाते हैं। इनको आपने ख़त्म करना है जी। रूल ऑफ लॉ को मजबूत करें, लॉ की रेट यानी कायम हो जाए, फिर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तेज करें, फिर जो जस्टिस का आपका सिस्टम है और उसको आप तेज करें। ठीक है, और फिर जो अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर करप्शन की बात करनी है, इसको खत्म करने की बात करनी है, तो वहां पे सजाएं मुतारफ करवाई जाए। पहले क्या सजा होती, कोई सस्पेंड हो गया, कोई 2-4 महीने के लिए इधर उधर, तो सैलरी उसकी चलती रहती है। तो एक प्रोसीडिंग या एक क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए जहां पे करप्शन पकड़ी जाती है। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको भी पता है कि छोटी करप्शन करने वाला पकड़ा जाता है, बड़ी करप्शन करने वाला डील कर लेता है ऊपर ऊपर। तो जाहिर है अगर कानून कमजोर है तो ये सारे काम हो रहे हैं ना, तो कानून को मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। आउटलाइन में ये चीजें आ गई। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हम करते हैं। आपको मैं एक मजे की बात बता दूं कि जो मैंने बातें इस पेज को उठाने के बाद की है ना, इनका ही पैराग्राफ बना दें तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, पता है आपको। और ये बहुत ही कमाल का इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे। इंट्रोडक्शन, अच्छा एक चीज यहां पे मेरे ज़हन में आ गई, आपने वहां पे हेडिंग नहीं देनी। उर्दू में चले हेडिंग्स चल जाती हैं, इंग्लिश पे में आपने हेडिंग्स नहीं देनी। समझ आई बात की। एसे के अंदर स्टार्ट में जब आप देते हैं ना आउटलाइन, उसमें आप लिख दें कि ये चीजें हैं, तो वो एक किस्म की हेडिंग्स ही होती हैं इस तरह। लेकिन इसके बाद ये देखें ना, जब ऐसे उसने लिखना स्टार्ट किया है तो इसके अंदर कोई हेडिंग नहीं, ये डायरेक्ट पैराग्राफ है, ये भी डायरेक्ट पैराग्राफ है, ये भी डायरेक्ट पैराग्राफ है। समझ आ गई बात। इसके अंदर आपने हेडिंग कोई नहीं देनी। तो इंट्रोडक्शन क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। जब भी आपने कोई बात स्टार्ट करनी है, कोई पैरा स्टार्ट करना है, तो हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक रहना। उसके बाद आपने आर्गुमेंट देने, एंड पे आपने स्पेसिफिक टू जनरल होके पैरा कंप्लीट करना है। इस प्रोसीजर को हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। चलिए, जनरल क्या होता है कि करप्शन जो है वो किसी भी कंट्री के सिस्टम को तबाह कर देती है। जनरल बात होगी कि करप्शन कैन डिस्ट्रॉय द सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। जनरल बात, पाकिस्तान की अभी बात नहीं स्टार्ट की, फुल स्टॉप लगा दें। अच्छा, उसके बाद
like Pakistan has been facing, करप्शन को कब से फेस कर रहे हैं जी? क़यामत से स्टार्ट कर, सॉरी डे 1 से स्टार्ट कर लें तो क़यामत तक बुराई तो चलती रहेगी, लेकिन हमने एक तरीकाकार से उस पीरियड को स्पेसिफाई करना है कि जी हम पहले दिन से हम तो करप्शन का सामना कर रहे हैं। ठीक है, पहले के अंदर आपने जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दें जी, सारी दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में करप्शन होगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। दूसरी चीज, पाकिस्तान भी इसको फेस कर रहा है। तीसरी लाइन में आप लिखें काजेस ड्यू टू इलिटरेसी, लॉलेसनेस, उसके बाद वीक जस्टिस सिस्टम, 140वें नंबर पे हमारी अदालतें आ रही हैं, 130वें नंबर पे, सॉरी। ये 3-4 चीजें लिखें पहली लाइन में। पहला सेंटेंस, करप्शन डिस्ट्रॉयज एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी उसको तबाह करती है। दूसरे में आप पाकिस्तान का जिक्र करें, पाकिस्तान कब से फेस कर रहा है। तीसरे में 2-3 रीजंस की बात कर दें। चौथा सेंटेंस स्टार्ट करें, उसके इफेक्ट्स की बात कर दें। पांचवा सेंटेंस स्टार्ट करें, 2 सोल्यूशन का जिक्र कर दें, उसी तरह जिस तरह ड्यू टू फलां फलां फलां, बाई विच मेरिट जो है वो नहीं है। फिर इसके अलावा एक सोशल जो जिसको हम कहते हैं क्योस, हाँ सोशल क्योस होता है वो मौजूद है, वो भी इफेक्ट में आ जाएगा। और उसके अलावा फिर जो मॉरल डिग्रेडेशन है वो भी है इसके अंदर। और सोल्यूशन में आपने यहाँ पे एक सेंटेंस होता है कि आपने ट्रांजिशन सेंटेंस लिखना है कि ये मसाइल की वजह से करप्शन है और ये करप्शन के असरात हैं। और आगे आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन। दो द पोजीशन इज वेरी सीवियर, या सीवियर अकेला लिख लें, बट सोल्यूशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर, फिर जस्टिस, और इसके बाद जो लॉफुल एक्ट्स होते हैं, या फिर चलें इरेडिकेशन ऑफ डिफरेंट सोशल इल्स जो हैं, उनका जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा हमारे महकमे या हमारे डिपार्टमेंट्स करेंगे, तो वो हो जाएगा। मीडिया का रोल भी इसमें आ सकता है, रिलीजियस स्कॉलर्स का रोल भी आ सकता है, लेकिन आपने बड़े 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना। तो ये आप करने के बाद फिर आप स्पेसिफिक टू जनरल करेंगे कि इन सॉल्यूशंस को लगाकर पाकिस्तान विल बी द पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज हु आर नियर टू बी करप्शन फ्री कंट्रीज। अब बिल्कुल जीरो करप्शन तो कहीं नहीं है। तो हम अगर ये जो आपने स्टेप बताने हैं वही कि जी अपने कवरिंग को सख्त किया जाए, सजाएं प्रॉपर दी जाए, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सख्त किया जाए, अवेयरनेस दी जाए मीडिया के थ्रू, भाई बिला वजह पैसे ना दिया करें, ठीक है, शिकायत लगाया करें आगे पीछे, समझ आ गई बात। तो ये वाले आपने फिर आपने एंड पे स्पेसिफिक टू जनरल आ जाना है कि जिस तरह आपने कहा था कि दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह कर सकती है करप्शन, लिहाजा पाकिस्तान को भी तबाह किया हुआ है। इसी तरह आपने कहना कि अगर इन सोल्यूशन को हम लगाएंगे तो पाकिस्तान भी वैसा हो जाएगा जैसा करप्शन फ्री के करीब तरीन जो कंट्रीज हैं उनमें जैसे हालात हैं, हम यहां पे भी ऐसे हो जाएंगे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आपने जो रीजंस 2-3 बताई हैं कि इलिटरेसी है, लॉलेसनेस है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, फला फला, हर एक पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिखना है। लो जी 3 पैराग्राफ यहां से, चले 2 निकाल दें, 2 यहां से होंगे, 2 इफेक्ट से होंगे, बड़े इफेक्ट से लिख दें ना, 2 बड़े सॉल्यूशंस लिख दें। तो अगर आप कोई 100 से 125 वर्ड का भी पैरा लिखेंगे तो ये देख लें 700 तो ये बन गया। फिर इंट्रोडक्शन भी आपका है, फिर आपने कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का जिक्र करना होता है कि जी जिस तरह वही जनरल टू स्पेसिफिक बात है कि जी हमारे ये मसाइल हैं और ये असरात भी हैं लेकिन सोल्यूशन भी है। अच्छा, सोल्यूशन के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात, अच्छा केस स्टडी, एग्जाम्पल। चाइना की एग्जाम्पल दें ना, वो तोप के आगे रख के बंदा उड़ा देते हैं,
यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल दे दें, वहां पे करप्शन काफी हद तक कम है, हमारे ज्यादा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ज्यादा है। तो अब 4-5 ऐसे ममालिक की जहां पे करप्शन बहुत थी उन्होंने खत्म की है। मैंने पहले बात की थी ना, पढ़ना जरूर पड़ेगा, आइडियाज आपके पास इर्द गिर्द होते हैं। आपने चाइना की मिसाल सुनी होगी, लेकिन उसको पढ़ें जरूर कि वो प्रोसीजर क्या है। फिर इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज चले, अमेरिकन, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पे, या फिर इसके अलावा जो भी कंट्रीज है, सऊदीया में देख लें, चले उनका पॉलिटिकल सेटअप उस तरह का नहीं है जिस तरह का कुछ डेवलप कंट्रीज ने बनाया हुआ, लेकिन सजाओं का सिस्टम तो सऊदीया में बड़ा सख्त है। समझ आ रही है बात? तो आपने एग्जाम्पल देनी है पढ़े लिखे अंदाज में, ये नहीं कि एक लाइन में एग्जाम्पल देके तो फारग। कंक्लूजन में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कोई 20-30% डालना है, 10-10% इनको हिस्सा देना है कि ये मसाइल इन वजह से हैं, ये इसके असरात हैं, ये सोल्यूशन है। फिर आपने एक दो एग्जाम्पल दे के फिर आपने स्पेसिफिक टू जनरल होके ऐसे पेश कर देना है जनाब एग्जामिनर के सामने। उसको पता चल जाए कि इसने इतनी बहस की है और इसको पता है कि जहां से बात स्टार्ट की थी वहीं पे आके एंड कर रहा है। तो ये किसी भी प्रेजेंटर की सबसे अच्छी खूबी होती है कि जहां से वो बात का आगाज करता है, बहस को खोल के इस तरह यहां से बात का अगर आगाज करना है तो ये सारी बहस करने के बाद जो निचोड़ता है, जो अर्क निकालता है, वो भी बिल्कुल सीधी लाइन में होता है, इर्द गिर्द को नहीं भागता। समझ गए बात? तो ये है जी एक्चुअल में एसे का पूरा स्ट्रक्चर। अब यहां पे एक बात और याद रखें कि इंट्रोडक्शन का मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, और कंक्लूजन का बता दिया। आपने दरम्यान वाले पैराग्राफ लिखने हैं ना, कि जी लॉलेसनेस पे आपने रीजंस लिखनी है, लॉलेसनेस लिख दें, और इसके साथ वीक अकाउंटेबिलिटी एंड वीक जस्टिस सिस्टम लिख दें। चले 3 पॉइंट्स हैं, इनको फिर भी आप 2 में मर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट स्टार्ट करें, उससे मिलता जुलता उसके साथ अटैच कर दें। फॉर एग्जांपल लॉलेसनेस के साथ आप लैक ऑफ अवेयरनेस ऐड कर दें। ठीक है, लोगों को लॉ का नहीं पता होता, तो एक तो उनको लूटा जा रहा होता है, दूसरा उनको असल बात का नहीं पता होता, इस वजह से वो पैसे भी दे रहे होते हैं। अगली बात, जो जुडिशियल सिस्टम भी हमारा वीक है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी वीक है। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस थोड़ा सा डिपार्टमेंटल साइड पे होता है, और जस्टिस सिस्टम हर चीज में जस्टिस, चोरियां भी तो जाहिर है किसी ना किसी टाइप की करप्शन ही है ना। डिपार्टमेंटल करप्शन को देखें, अगर मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा तो मैं भी करप्शन कर रहा हूं। मैं अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा हूं तो करप्शन कर रहा हूं। मैं जो काम, जिस काम के सैलरी लेता हूं, वो काम मैं किसी से अजाफी पैसे पकड़ के कर रहा हूं तो मैं भी करप्शन कर रहा हूं। इन सारी चीजों को जुडिशियल सिस्टम और डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है, इन दोनों के थ्रू खत्म किया जा सकता है, सजाएं दी जा सकती हैं, बंदे को नौकरी से फारिग किया जा सकता है, सो एंड सो। तो वो चीजें नहीं है, ये रीजंस हैं, इनको बहाल किया जाए, ये सॉल्यूशन है। दरमियान वाले 2 पैराग्राफ जो हैं, करप्शन है इस वजह से, जो गवर्नेंस है वो बहुत वीक है, सर्विसेज जो है बहुत थोड़ी हैं, जिस वजह से मजीद करप्शन या लॉलेसनेस के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी तबाह हो रही है, बजाय कि वो पैसे जो हैं, अब 1000 रुपया किसी का चलान हो गया, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, तो 200 रुपया देके अगर वो छूट गया है तो गवर्नमेंट को तो 1000 रुपया जाना था। अब वो 200 भी किसी और की जेब में चला गया, लेकिन बंदे जिसने पे करना था उसकी जेब से निकल गया, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ जाने की बजाय, यानी वही अब अरबों रुपया जिनका टैक्स है, जिनके ऊपर ड्यू है, उनसे नहीं लिया जा रहा, उनसे लेना पड़ेगा। वो भी तो करप्शन ही कर रहे हैं। जो लोग उन पे हाथ नहीं डाल रहे वो करप्शन ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तुम्हारे बिल में, बिजली के बिल में या किसी भी में बाकायदा टैक्स लेके आ रहा है ना, तो हम उसको पे भी कर रहे हैं। लेकिन जिनका, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि एक साहिब है पाकिस्तान के, उनके ऊपर 460 अरब, 460 रुपए, 1000 लाख नहीं, 460 अरब के वाजिबात हैं। उनको 99 ईयर की लीज पे कुछ जमीन ली हुई थी, मजीद वो एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं कि भाई अभी मेरे पास पैसे, तो इधर किसी के ऊपर 460 रुपए हो तो पकड़ लेते हैं आगे। ठीक है, तो कानून सबके लिए बराबर हो, जस्टिस सबके लिए बराबर हो, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल भी सबके लिए इक्वल हो।
ठीक है, ये नहीं कि एक बंदे ने अगर किसी पार्टी के लिए करप्शन की तो अगले टेन्योर में वो वजीर बन जाए, क्योंकि उसने किसी पार्टी को जो सर्व किया है, उसके लिए जो करप्शन की है, उसको करप्शन का मौका जो दिया है, तो अगले टेन्योर में वो अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाए। ये नहीं हो। तो जी मेरा आज का जो मुद्दा था वो ऐसे का था। ऐसे आपने पार्ट्स में मैंने बता दिया कि आपने आउटलाइन देनी है, आउटलाइन से के साथ आपने आउटलाइन के बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए, और उसके बाद आपने बॉडी यानी कम से कम अगर 3 चीजें इसमें ऐड हो रही हैं तो 2-2 पैराग्राफ लिखें। अगर 2 चीजें ऐड हो रही हैं तो 3-3 पैराग्राफ लिखें। और अगर एक ही चीज के आर्गुमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि बताइए डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी मुल्क के लिए कामयाबी का रास्ता है, तो आपने 6 के 6 पैराग्राफ डेमोक्रेसी के ऊपर ही लिखने हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसमें क्या लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि रीडिंग आपने सबसे पहले करनी है और फिर अपने ऊपर काम करना है कोहेरेंस ऑफ आइडियाज के लिए और ग्रामेटिकल एरर को रिमूव करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो शॉर्ट ऐसे आपने लिखना है तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर के अंदर, उसके बारे में आपको बहुत सारी मालूमात मिल चुकी होगी और आपके माइंड में एक स्केच बन चुका होगा। मजीद अगर कोई आप मजीद चीज़ें भी इसके बारे में, ज़ाहिर एक छोटा लेक्चर था, मेरे को 2-2.5 घंटे का एक प्रॉपर लेक्चर है जो CSS या PMS के फुल लेंथ ऐसे के ऊपर है। उसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपने आइडियाज को सेट करने के लिए सुनना है। तरीकाकार यही अपनाना जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो जो चीजें यहाँ पे मैं जो बातें नहीं कर सका हूँ टाइम कम होने की वजह से, वो आपको वहां से मिल तो सकेंगी, लेकिन याद रखिए शॉर्ट एसेज की कोई बुक PDF में आपको मिल जाएगी, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ग्रुप के अंदर। उनको आप प्रिंट निकालें और उनको एक बार देखिए, उसके बाद इस मॉडल को अप्लाई कीजिए। आपको वो सारे के सारे ऐसे कमोबेश इसी मॉडल में मिलेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आज पहला क्वेश्चन इंग्लिश के तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर का हमने डील कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो प्रेसी के ऊपर होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप ऐसे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के काबिल हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को आप समझते हैं कि इस किस्म के लेक्चर की ज़रूरत है, उन तक फॉरवर्ड कीजिए। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने